हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया है, मस्त है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कल आपकी मैंने क्लासेस थोड़ा सा डिले हुआ था, बट मैंने आपकी 3 क्लासेस शेड्यूल की हुई थी कि आपको क्लासेस मिल जाएं जो आपको यहाँ पर होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट है, आपको यहाँ पर करवाया जा रहे हैं। मैंने इससे पहले कुछ करवाए हैं, उसके आगे के जितने भी लेफ्ट हैं वो हम आज की क्लास में करेंगे। ये मैं इसलिए करवाना चाहती हूँ कि एक बार पूरा रिवीजन में सिलेबस जितने भी चीज़ें आई हैं पेपरों में वो दी रहती है, तो उसका पूरा कवरअप होने के लिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर शालिनी क्लास है, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती है। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको जेन्युइन रिप्लाई आपका मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, डेली राइटिंग लिखते रहिए, काम आपका बढ़िया हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न करना है। मैंने काफ़ी कुछ आपको करवा दिया था लास्ट की क्लास में, और उसके आगे की जितनी भी चीज़ें हम फटाफट करेंगे कंटिन्यू। मुझे याद है फ़िलहाल के लिए कि हम लोग ने कहाँ तक का ऑलमोस्ट कर लिया था। रिमेंबर दैट, आप सभी को याद है चीज़ें? हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में 75 तक शायद किया था। ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान होगा। नहीं 80 भी कर लिया था ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है एग्जैक्टली क्योंकि चीज़ें बिजी जा रही हैं मेरी। फिलहाल के लिए आइए देखते हैं। नहीं, यहाँ तक नहीं हुआ। एक पेज हम लोग का बीच में ब्लर था, उसी के तक मुझे याद है। लास्ट क्लास में कब कहाँ ली थी? एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। आइए फ्रेंड्स, फिर 67 60 यहाँ से ही करते हैं कंटिन्यू 71 से, ठीक है। 71 मुझे याद है कि हम लोगों ने ये रूल, ये सूत्र वगैरह नहीं देखा था लास्ट की क्लास में। हाँ आइए, चलिए यहीं से करते हैं, 71 से कंटिन्यू। आइए, ये हो गया। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, यहाँ पर इसको रिवीजन कर लीजिए क्योंकि 50 नंबर का ये पेपर है और लिखने को आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। नंबर हम लोग इसी में बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 25 नंबर वाले पेपरों में हमारे नंबर नहीं बनते हैं, पास हो जाते हैं, बस इतना ही रहता है। उसमें नंबर नहीं मिल पाएगा, इसी में नंबर मिलेगा जो आप 90% पाओगे। देखो, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन कौन सी मानी जाती है? अगर हम बाल विकास के अंतर्गत की बात करते हैं तो जो एक स्टेज है वो कौन कौन सी मानी जाती है, मतलब कब से कब तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो, तो हम जानते हैं कि 6 से 12 वर्ष, ठीक है। कितना है? 6 से 12 वर्ष है, जिसको हम कहते हैं, शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है, क्योंकि बच्चा 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, लगभग 4 साल के बाद ही स्कूल जाना स्टार्ट करता है। तो ये बाल्यावस्था का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 से 12 वर्ष है, और अगर शिक्षाविदों के हिसाब से मानते हैं तो ये प्रारंभिक विद्यालय की एक आयु का मतलब एज कहा जाता है, या उसको नाम दिया गया है। तो ये 16 में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो 2 प्रक्रियाओं का जो वर्णन किया है जीन पियाजे, वो संवेदी पेशी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आगे की 2 स्टेज है, ठीक है। क्या है? आगे की ये 2 स्टेजेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0 से 2 है, और ये वाला जो है आपका 2 से 7 है। इन सभी का टाइम ड्यूरेशन है, तो भूलना नहीं है। ये भी आपके 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से, और पढ़ाया भी है मैंने। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा आइए, पूर्व ज्ञान मतलब पहले का ज्ञान, पहले का एक्सपीरियंस, कितने विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मैच्योरिटी, अधिगम की इच्छा और प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं, ठीक है। ये 16 में पूछा गया प्रश्न है। जैसे कि पूर्व ज्ञान है हमारा पहले का सीखा, हमने क्लास 5th में कुछ पढ़ा, 6th में आए, 7th में आए। विषय वस्तु है जो भी सब्जेक्ट आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लैब जो एसएसटी जो रहती है वो क्लास 1 में भी रहती है, 2 में भी रहती है, 3 में भी रहती है। आगे चल के वो अलग हो गई, हिस्ट्री अलग हो जाती है, फिर सिविक्स अलग हो जाती है, ज्योग्राफी अलग हो जाती है। तो उसी तरीके से विषय वस्तु है आपका फिजिकली हेल्थ, आपकी मैच्योरिटी, आपकी मेंटल हेल्थ, ये अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किससे प्रभावित होते हैं? तो ये अधिगम को बहुत प्रभावित करते हैं, ठीक है, लर्निंग को। आगे बढ़िए। 74, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, सबसे पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? जब बार बार कुत्ते को पहले घंटी बजाई गई, कुत्ते को भोजन दिया गया, लार उसकी टपकी, दोबारा फिर घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, फिर उसकी लार टपकी, इस तरह से कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ? सिर्फ घंटी बजाई गई और उसका जो नेचुरल लार टपकने का क्रिया था वो उसको होने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात सेट हो गई थी कि अगर घंटी बजेगी तो हमें खाना मिलेगा। तो ये 16 पूछा गया प्रश्न है। तो पावलोव के द्वारा जो प्रयोग किया गया है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कई बार होने पर वो स्वतः ही चीज़ें हो गई थी, अंदर से हो गई थी, क्योंकि वो उसका अनुकरण करने लगा। तो उसे लगा था कि घंटी जैसे भी बजेगी वो खाना हमें वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर?
आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 75 बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। आपको इससे प्रश्न निकालने को आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में भी 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, मानसिक आय पान वास्तविक आय इंटू 100। आगे बढ़िए नेक्स्ट, सीएटी का निर्माण किसने किया था? चाइल्ड अप्रिशिएशन टेस्ट। एक बात दोस्तों, फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश में दोनों याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें इंग्लिश वाला मतलब वर्जन लिख के आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो सीएटी का निर्माण लियोपोल्ड बैलक ने किया है। तो यहाँ पर 1948 इनका नाम, इनका फुल फॉर्म और इनकी ये जो डेट है ये बिल्कुल भी आपको ध्यान से नहीं निकालना है। नेक्स्ट आइए, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो हम जानते हैं कि ईएल थॉर्नडाइक ने किया। पूरा नाम ईएल थॉर्नडाइक है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़िए 78, अवर्गीकृत यानी कि अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा दैट मीन नॉन अरेंज डाटा, ठीक है, जो अरेंज डाटा में नहीं है। प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका निकालने का सूत्र क्या है? अगर विषम संख्या आती है तो दूसरा सूत्र, सम संख्या आती है तो दूसरा सूत्र। अगर विषम आती है तो उसका निकालने का n+1/2 है। और ठीक है, अब विषम संख्या का सूत्र यहाँ पे। तो एक बात इससे क्या ध्यान में आएगा, अब की बार हो सकता है कि सम संख्या का पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये 79 पे यहाँ पर है कि व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोग और समाज के अन्य लोगों की प्रगति को सोच कर कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपके 16 में पूछा गया प्रश्न कह रहा है कि एक पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें व्यक्ति दूसरे लोग जो होते हैं उनको देखकर, समाज में जो लोग होते हैं उनको देखकर उनकी प्रगति, उनकी जो बढ़त हो रही है, उनकी जो सक्सेस मिल रही है, डेली की डेली उनकी जो ग्रोथ हो रही है, उसको टारगेट करके या उसको सोचकर कार्य करता है, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है? तो ऐसा कौन करता है? तो यहाँ पर उत्तर में है बहिर्मुखी, जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं वो इसको करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन ये कि सिर्फ अच्छे काम को ही देखकर करना चाहिए, गलत काम को नहीं देख कर कॉपी करना चाहिए, ठीक है। कोई बुराई नहीं है। जो भी देखिए, जो हाई रिच सोसाइटी है, जहाँ पर कल्चर है, जहाँ पर एक घर में कोई डीएम है, एक घर में कोई मजिस्ट्रेट में है, कोई जज में है, कोई फूड इंस्पेक्टर है, कोई जो है और किसी अधिकारी के लिए, कोई पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है, ऐसे कोई कॉलोनी है, वहाँ पर पूरे घर में सब सरकारी में अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, तो फिर वो एक मोटिवेशन है, फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख के फिर मन में चीज़ें होती हैं, वो होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है और अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये बेस्ट है, कोई बुरी बात नहीं है। 80 पे आइए, नियमित दिनचर्या, डेली रूटीन फिक्स है, जो कि हमारा कभी नहीं फिक्स होता, वो कभी कुछ करते कभी कुछ। सबके साथ आपका, मेरा तो फिक्स है, सबके साथ समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना, हर एक चीज़ के साथ बड़ों के साथ बड़ों की तरह बात कर लो, छोटे के साथ छोटे की तरह बात कर लो। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनली आप अच्छे हो, एकदम मेंटेन हो, मैच्योरिटी है आपके अंदर, आत्ममूल्यांकन की क्षमता भी आपके अंदर, एक अच्छे व्यक्तित्व के ये सारे गुण हैं। अगर आप जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप एक अच्छे इंसान है, तो ये सारी क्वालिटी में से आपके अंदर जो नहीं होगा उसको डेवलप कर लीजिए, फिर आप अच्छे इंसान की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरी स्टूडेंट की जो फैमिली है बहुत अच्छी है, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 81 पे। ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन ठीक है, देख लेते हैं। सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति किस रूप से प्रदर्शित की जाती है? तो हम जानते हैं वो बढ़ते हुए क्रम में हम देखते हैं, और लर्निंग कर्व का जो टॉपिक है वहाँ से हम ये चीज़ को सीखते हैं। 17 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो बालक की जिन्होंने भेजा है बहुत पढ़ा है, पूरी कॉपी फिलअप हुई है इनकी, पूरा पीडीएफ फिलअप किया है इन्होंने, चलिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भेजा है उनको थैंक यू, मुझे नाम नहीं पता है, बस मेरे पास आया था, चलिए बढ़िया है। देखिए, वृद्धि कब रुक जाती है, ग्रोथ कब रुक जाती है पूछ रहा है, तो उत्तर में लिखा हुआ है कि बालक की ग्रोथ विषय में समस्त विद्वान एकमत है, परंतु इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दिखे। ये तो इनके आंसर राइट का एक तरीका है, वो अलग बात है, क्या ही लिखा है इन्होंने, मैं भी आज ही पढ़ रही हूँ। लेकिन ये है कि बालक की वृद्धि कब रुक जाती है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो वृद्धि का मतलब इंग्लिश में होता है ग्रोथ। आप ये जान सकते हैं कि ग्रोथ हमारी 25 एज, क्या कह सकते हैं कि अगर एज लंबाई बढ़ने की बात है तो वो 21 का क्राइटेरिया रहता है, लड़कियों के लिए 18 का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो ये है, लेकिन अगर ग्रोथ की बात है तो हम ये कह सकते हैं कि 25 नहीं कहेंगे, 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 30 साल तक जो भी चीज़ें होनी है वो लगभग हो जाती है, जिसको जैसा ग्रोथ करना है वो चीज़ दिख जाती है। या तो ये भी कह सकते हैं बिफोर मैरिज जो चीज़ें होनी है वो हो जाती है, जिसको जो चीज़ मतलब बाद में भी मिलती है वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन ये है कि इन सब चीज़ें जब पहले हो जाती है फिर काफ़ी चीज़ बेटर और अच्छी हो जाती है, लाइफ अच्छी रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग मेहनत करिए, गर्ल्स खास कर मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स की जितनी भी कंडीशन है वो सब जगह एक जैसी होती है, सारे परिवार, घर परिवार, दादा दादा सब एक जैसे होते हैं, तो और मेहनत करिए, ठीक है।
अपने पैर पे रहिए। नेक्स्ट आइए, TAT का संबंध किससे है? TAT का फुल फॉर्म क्या है? थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसका संबंध किससे है? तो व्यक्तित्व परीक्षण से। ये बहुत अच्छा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ये प्रश्न बना तो इसका आपको यही जितना चीज़ याद रखना है, बाकी चीज़ें तो आप अपने आप से लिख लेंगे। तो TAT का परीक्षण किससे संबंधित है? व्यक्तित्व परीक्षण से, पर्सनैलिटी टेस्ट से, और मरे और मार्गन ने इसको दिया था। नेक्स्ट आइए, स्मृति का मुख्य कार्य क्या होता है? मेमोरी का मेन वर्क क्या होता है? तो यहाँ पर है कि हमने पूर्व अनुभव को संयोज कर रखना, समय पर याद दिलाना। कोई काम हमने पहले किया है, खासकर पढ़ाई का कोई काम है, हमने कोई चीज़ पहले पढ़ी है, रिवीजन किया है, तो मतलब मेमोरी का काम ये है कि हमें जब ज़रूरत पड़े तो हमारी वो हेल्प करे, या वो हमें टाइम पर याद आ जाए, हम उसके बेसिस पे काफ़ी चीज़ें कर पाएँ। यही सारी चीज़ें मेमोरी का एक रोल प्लेइंग गेम होता है। नेक्स्ट आइए, सक्रिय विस्मृति किसे कहते हैं या क्या है? सक्रिय विस्मृति का मतलब क्या है? ये 2017 में पूछा गया आपसे प्रश्न है। आइए जानते हैं कि आपकी राजन की किताब में क्या लिखा है। सक्रिय विस्मृति का कारण जो है व्यक्ति है, और वह स्वयं किसी बात को भूलने के प्रयास करके उसे भुला देता है। और फ्रायड ने कहा है कि हम विस्मृति की क्रिया करके अपने द्वारा अनुभवों को स्मृति में निकाल देते हैं। देखो, ये सक्रिय स्मृति का जो ये सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है, ये आपकी इस बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको दमन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, जो कि आप टेट के दौरान पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि सक्रिय विस्मृति का मतलब ये है कि जानबूझकर कोई चीज़ भुलाना। यही चीज़ है कि वह स्वयं ही किसी बात को भुला, हम कोई चीज़, जैसे कोई बुरा इंसिडेंस किसी के साथ हो गया, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के लाइफ में, तो उसको लेकिन अब कर नहीं सकते। कोई कहे कि मैं मर जाऊँ, लेकिन मर नहीं सकते। तो यहाँ पर है कि हम जिस चीज़ को खुद जानबूझकर भुला दें, अपने पास को भुला दें, बहुत सारी चीज़ें होती है भुला दें, वो बुरे दिन भुला दें, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो जिसको हम खुद से जानबूझकर भुलाना चाहते हैं वो है, तो इसी को जानते हैं दमन का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सक्रिय विस्मृति के नाम से है, तो दैट्स इनफ, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, चलिए इसी के साथ फटाफट लाइक करिए ईच एंड एवरीवन। आप लोग की क्लासेस बहुत, आप लोग के जो है, आप लोग की प्रेजेंस बड़ी कम दिख रही है, क्या बात है? आप लोग को लगता है तैयारी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। टेस्ट वेस्ट फिर अच्छे से करिए, लिखने का प्रयास करिए, कॉपी से कवर को करके आंसर खुद से लिखने का प्रयास करिए कि आप आंसर बना ले रहे। ऐसे पढ़ना तो बहुत आसान रहता है और हम आसानी से पढ़ लेते हैं, हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन आपको वहाँ पर लिखना भी है। तो इसको आंसर को कवर करिए किसी रुमाल से या कपड़े से, जिससे भी करिए, पेज से करिए, कॉपी से करिए, लेकिन लिखिए। एक दो आंसर खुद से आंसर राइट करने का ज़रा प्रयास करके देखिए, क्या आप लिख पा रहे हैं, क्या आप कर पा रहे हैं। छोटा भले है, ईजी कोर्स भी है, लेकिन तभी बैक लगती है, तो इसलिए पढ़िए, ठीक है? इतना बस एक पेपर अच्छे से दे लीजिए, हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? आइए बात करते हैं 86 पे है, ये भी 17 में पूछा गया प्रश्न, सृजनात्मकता से क्या है? सृजनात्मकता का क्या मतलब है? कि सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया गया। मौलिकता क्या है? साहचर्य, मुक्त साहचर्य है। साहचर्य का तत्व कहाँ है? मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन है। देखिए, ये इनके लिखने का तरीका है, जो कि आपको भी नहीं याद होगा और मुझे भी नहीं याद होगा। सृजनात्मकता का मतलब है क्रिएटिविटी, कुछ बनाना, बिल्ड न्यू, मेक न्यू, ठीक है? कुछ फॉर्मेशन करना, कुछ इनोवेटिव करना। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, वो क्या ध्यान रखना है कि आपको इस सृजनात्मकता का अर्थ पता होना चाहिए। शब्दों के मीनिंग का अगर आपको क्लियर अर्थ पता है तो आप अपने आंसर्स को बना कर ले। आप यहाँ पर जैसे ये मौलिकता से लिया गया एक लाइन लिख सकते हैं। साहचर्य, सृजनात्मकता का मतलब है कि कुछ नया बनाना, पुरानी चीज़ों में कुछ नया जोड़कर बनाना, कुछ नया, पुराने एक्सपीरियंस में कुछ नया ऐड करके बनाना, कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। आगे बढ़िए, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। पर्सनालिटी की एक डेफिनेशन लिखनी है, क्या है? ये 22 में पूछा गया प्रश्न है, तो अच्छा प्रश्न है। 7 में भी पूछा ही गया, लेटेस्ट में, तो आ सकता है। तो मन साहब है, आप मन के बारे में नहीं लिखा है तो मन को जरूरी नहीं कि वहाँ पर लिखिए। आपका मन होगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, वुडवर्ड साहब है, ये साहब है, वो साहब है, लेकिन ये कि नहीं पूछा है तो मत लिखना। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे, उसके व्यवहार, उसका स्वरूप, उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्ति, उसके संगठक, उसकी योजना और अभिरुचि के सबसे अधिक लक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। बहुत अच्छी परिभाषा है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि वो कैसा, उसका रहन सहन है, कैसे उसका ढांचा, किस गोल का है, कृत का है, कौन से बॉडी का स्ट्रक्चर का है, उसका स्वरूप कैसा, उसकी रुचि कैसी है, उसका कैसे कैसे क्या योजनाएं हैं, उसके इंटरेस्ट किस में है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आप बनाकर वहाँ पर लिख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको नहीं लिख के कोई और परिभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे।
क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़िए। हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है कि रोशा प्रशिक्षण परीक्षण विधि किसने दी है? तो हरमन रोशा ने दी है, 1960 में दी थी। और बहुत अच्छी इनके जो कार्डों की संख्या है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, अदरवाइज आपको दिक्कत। 10 कार्ड, मेल का 10, फीमेल का दोनों मिक्स कैसे करके था ना, तो इसके लिए ध्यान रखो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक बार आपको हरमन रोशा का, अच्छा कमेंट बॉक्स में आप लोग आज ये बताइए क्या कि जो सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए हैं पावलो के सब, तो वो करना है फिर से? अगर आप लोगों को फिर से करना होगा ना, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का भी कल ही करवाया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न काफ़ी लिए थे। जैसे मैं आपको पावलों के सारे संबंध ले लूँ और सारे लोगों के सिद्धांतों का ले लूँ, तो काफ़ी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी और हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग बताइए, ये सीरीज़ करने के बाद हम वो कर लेंगे या बीच बीच में भी कर लेंगे, लेकिन आपके कमेंट रहेंगे तो, अगर आप लोग रहेंगे तब इंटरेस्टेड, ठीक है। मध्याह्न का मतलब क्या होता है? मध्यमान का प्रयोग कब किया जाता है? जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित प्राप्तांक प्राप्त करना होता है, तब हम मध्याह्न का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सिंपल परिभाषा याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक बेसिक चीज़ें, इन सेक्शन से थोड़े कम प्रश्न बनते हैं लास्ट वाले से, वो स्टैटिक का पोर्शन है। मध्याह्न की कोई परिभाषा, तो कोई भी परिभाषा लिख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं की लिखनी है। कॉर्नर साहब इन्होंने कहा है कि मध्याह्न सम्यक श्रेणी का वह एक चर मूल्य होता है, किसी चर राशि होती है जो समूहों को बराबर भाग में बांट देती है, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर देती है। एक भाग में सभी मूल मध्याह्न से अधिक होते हैं और एक भाग में ऐसा होता है उससे कम, क्योंकि आपको पता होता है कि हमेशा बीच की लेते हैं, इधर वाले बड़े होते हैं, ये इससे छोटे होते हैं। ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर हमको देखने की मिलती है, हमेशा हम बीच का जो मीडियन होता है उसको चूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखिए 91, जन्म के समय शिशुओं में कितने संवेग होते हैं? तो जवाब हुए थे और मैं भी हुई थी, तो हमारे अंदर 3 चीज़ें थी, तो ये है यहाँ पर 18। लेकिन हम लोग को क्या कहा जाता था? देखो तो रोते रहते थे, ठीक है। फिलहाल के लिए तो 3 होते थे। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो थॉर्नडाइक ने किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व कौन होता है? जो चुपचाप रहता है, इंट्रोवर्ट टाइप का होता है वो। अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्ति को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, मन में खूब सोचता है, दार्शनिक प्रवृत्ति रखता है और कम बोलता है, कम हंसता है, लोगों के सामने कम हंसता है, लोगों के सामने कम खुलता मिलता है, सामाजिक नहीं होता है, अपने में इन्वॉल्व होता है, अपने में रहता है, पढ़ाकू थोड़ा ज़्यादा भी होता है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने, अंतर्मुखी भी रहता है, मतलब एनिमल लवर रहता है, नेचर लवर भी रहता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को उनके अंदर खूबियाँ मिल जाएंगी। आगे बढ़िए। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से लेकर 109 के बीच में होती है, जो कि एवरेज स्टूडेंट माने जाते हैं, जिनका ना तो बहुत कम होता है ना ही बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे इक्वली वो चलता रहता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? आई होप सो नहीं होगी, अगर होती है तो आप मुझे बताइएगा, तभी इस चीज़ का सोल्यूशन बिल्कुल बिना बताए मैं आपके मन में नहीं देख सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आइए 95, बुद्धि परीक्षण के लिए उपयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? मरे एंड मार्गन ने बार बार रिपीट होता है, सो मेनी टाइम्स। अभी 17 में भी आया था और देखिए अब 18 में भी आपको ये चीज़ यहाँ पर पूछने को मिल रही है। आइए 96 पे चलते हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा क्या होती है? दैट मीन मोटिवेशन होता है। अभिप्रेरणा एक ऐसा तरीका होता है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्ति और आवश्यकताएं वातावरण से भिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। मतलब वो मोटिवेटेड रहता है, उसका हर चीज़ करने का खुद का प्रयास बहुत अच्छा रहता है, मन करता है और काफ़ी रेडीनेस टाइप कहते हैं, तत्पर रहते हैं सीखने के लिए, एकदम ऐसे आतुर होते हैं, उस टाइप से रहते हैं कि मुझे चीज़ें करनी है, सीखनी है, बार बार करना है, एक बार नहीं है 2 बार करना है। तो अभिप्रेरित रहने पे चीज़ें हमें आसानी से समय में, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। आगे बढ़िए। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का क्या आधार है? तो हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन होता है। सीखने का मतलब है कि आप जब कोई चीज़ सीख रहे हो तो आप अंदर से सीख रहे हो, ठीक है। आपको कोई चीज़ सीखनी है, करनी है, कुछ नया बनाना है, कुछ नया हमें चेंजेस ले आना है, तो आप में खुद से सेल्फ चीज़ें चेंज होगी, तब वो चीज़ें काफ़ी आपकी अच्छी होंगी और आप सीख पाएंगे। तो आत्म संशोधन होता है कि हम इनर्टली चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। सीखने की कोई एक परिभाषा बताइए। तो नवीन ज्ञान प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को हम सीखना कहते हैं। ये आपका वुडवर्ड साहब की परिभाषा बहुत अच्छी है, तो ध्यान रखिएगा, फैंटास्टिक है। आपको कथन वाली चीज़ें भी आएंगी, तो इसलिए आपको खुद से प्रिपेयर करनी होगी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी। आगे बढ़िए इसी के साथ। बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। बच्चों के भाषा विकास में जो अवरोधन आ रहा है उसके 2 कोई कारण आपको बताने हैं। तो ध्वनि दोष एक कारण है, जिसके कारण विकास में, भाषा के विकास में ग्रोथ नहीं हो रही है। और बोलने के अंगों में दोष हो सकता है कि आपको कोई बीमारी से ग्रसित, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, समथिंग लाइक दैट। और बोलने के, या तो आपको जैसे हकलाने वाली है, जीभ में कोई प्रॉब्लम है, या मुंह में कोई दिक्कत है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये 2 रीजन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसी 2 दिक्कतें मिलेंगी। तो वैसे भाषा विकास में अवरोधन है तो अलग अलग चीज़ों में भी आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़िए।
बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु, कितना इजी प्रश्न है। जन्म से 5 वर्ष, 6 वर्ष भी लिख सकते हैं। 18 में पूछा गया प्रश्न है। मैं सोच रही हूँ कि आप में भी इतने इजी आए तो 2022 बैच के बच्चों का एग्जाम जो एकदम फंटास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 101, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत में कितने नियम बताए? तो 3 नियम बताए हैं। प्रमुख नियम 3 बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा। गौर नियम 5 बताए हैं। प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा? तो हम जानते हैं कि प्यास, भूख, निद्रा ये हमारी जन्मजात होती है, लेकिन प्रतिष्ठा जो होती है वो हमारी अर्जित होती है, क्योंकि इस प्रतिष्ठा को हम एक्वायर करते हैं। हम स्टेटस के लिए कर रहे हैं कि मुझे ऐसे ड्रेस पहनने, मुझे ऐसे जाना है, ऐसे करना, मुझे ये होटल में खाना है, वो करना है, वो करना है, डिज़ायर बढ़ रही है ना। तो लेकिन भूख, प्यास, नींद शुरू से रहती है, तो हम इसको अर्जित करते हैं, स्टेटस लेते हैं, समाज में एक नाम बनाते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हमारे स्टेटस में जुड़ती हैं। सीखी गई सामग्री को पुनः याद करने की असफलता क्या कहलाती है? जब हमने कुछ पहले सीखा, उस पर खूब वर्क किया, काम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आज हम जब ज़रूरत पड़ रही, एक बार फिर से उसको याद कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें आसानी से याद नहीं हो रही, तो वो विस्मृति कहलाती है, जिसको फॉरगेट कहते हैं, और हम उसको भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को मैं ये करना चाहती हूँ ओवर। 103 मैंने किया। लास्ट क्लास का ज़रूर याद रखिएगा। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपकी दोपहर की क्लास हो गई, शाम को 4 बजे की आपकी क्लास होगी, रात की 9 बजे की सेम टाइम पे होगी। मैथ का भी आपका सिनेरियो रहेगा। तो चीज़ें जैसे जैसे होने का प्रयास है, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। कोई प्रॉब्लम अगर है तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बाल विकास बहुत आसान है, सिंपल है। कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, आप आसानी से कर ले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, बेसिक चीज़ें रहेंगी। दिक्कत होने पर आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये रही आपकी आज की क्लास। मिलेंगे फिर नेक्स्ट में, जहाँ पर हम नई बातें करेंगे, नया कुछ सीखेंगे और सारी चीज़ों को फिर से सेटअप करेंगे, आपको बताएंगे। आप प्रीवियस ईयर देखिए, क्वेश्चंस लगाइए, सॉल्व करिए। कोई दिक्कत होती है बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।